आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले सबसे पहले हम एक नजर डाल लेते हैं कि देश में इस समय कोविड की क्या स्थिति है। देश भर में कोविड से स्वस्थ होने की दर जो है वो बढ़कर 90.8% हो गई है और कोरोना के नए मामलों की तुलना में कोरोना से ठीक होने वालों की जो संख्या है वो भी अधिक बनी हुई है। इसके बावजूद भी बहुत से प्रश्न हैं जो लगातार हमारे जहन में रहते हैं। वहीं हम अपने सुनने वालों को बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते पूरे देश में इस वक्त लॉकडाउन और अन्य पाबंदियां लागू हैं और जैसे जैसे इस लहर की भयावहता कम हो रही है, कोरोना संक्रमण कम हो रहा है, मौतों की संख्या घट रही है, तो तमाम राज्य अब पाबंदियों में ढील देने की सोच रखे हैं और काफी जो ज्यादा राज्य हैं उन्होंने 1 जून से रियायतें देने का भी ऐलान कर दिया है। और इस लहर का जो अनुभव था वो इतना दहला देने वाला था कि सरकारें बहुत सावधानी से कदम उठाना चाहती हैं। आज के इस कार्यक्रम में इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। डॉक्टर अपर्णा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। श्रोताओं, अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के जो श्रोता हैं वो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर अपर्णा, जैसे कार्यक्रम के शुरुआत में ही हमने कहा कि अब धीरे धीरे ढील दी जा रही है क्योंकि जो मामले हैं वो बहुत कम होते जा रहे हैं, पीक जो है वो लगभग नीचे आ रहा है। ऐसे में अब हमें किन खास सावधानियों की जरूरत है, किन तैयारियों की जरूरत है ताकि अगर फिर कोई वेव आती है, फिर कोई लहर आती है तो हम इससे कम संक्रमित हों? हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो बोलते हैं, मास्किंग, हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग, ये हमको उसी तरह बरकरार रखना है। ये सारे एहतियात जो हम लोग पीक ऑफ सेकेंड वेव पर कर रहे थे, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है क्योंकि थर्ड वेव आ सकती है, उसकी आशंका है। तो हमको ढील बिल्कुल नहीं देनी है इन चीजों में। इन चीजों का हमको खास ध्यान रखना है। तो जब भी घर के बाहर निकलें, मास्क जरूर पहने। जब भी कोई ऐसी जगह टच करें जो और लोगों ने टच की होगी, उसके बाद हाथ जरूर साफ करें। अगर साबुन पानी की उपलब्धि है तो उससे, नहीं तो सैनिटाइजर से। अगर बाहर निकलना है, अपने साथ एक छोटी बोतल सैनिटाइजर की रखें जो कि यूज कर सकते हैं। और मास्क पहनते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि मास्क की फिट प्रॉपर है, मास्क सॉइल्ड नहीं है जब हम उसको पहने। और हम जब मास्क पहनते हैं तो उसकी बाहर की सरफेस नहीं टच करें। और जब भी घर से बाहर अगर जरूरी जाना है, वैसे तो अवॉइड करें जितना पॉसिबल है, अगर जरूरी जाना है तो अपने आंख, नाक और मुंह को ना टच करें हाथों से। जी डॉक्टर, ये तो वो बात हुई कि जो व्यक्ति घर से बाहर निकल रखे हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो घर में भी रहे हैं, इससे भी देखा गया, और वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उनके लिए क्या सावधानियों की जरूरत है? जब भी कोई घंटी बजे, कोई भी आए तो आप बिना मास्क के बाहर ना जाएं। दरवाजा खोलने से पहले मास्क पहने और फिर दरवाजा खोलें। जो भी डिलीवरी बॉयज आते हैं ये और कोई गेस्ट आए तो ये चीज खास ख्याल रखनी है। घर के अंदर कोई मेहमान आते हैं तो खुद मास्क पहने और उनको भी इंसिस्ट करें, अगर वो नहीं पहन रहे, कि वो भी मास्क पहने रखें जितनी देर आपके घर में है। और कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें जो भी मेहमान घर के अंदर अगर उनका आना जरूरी है। और बाकी कुछ जो ऐसे डिलीवरी बॉयज होते हैं जो कि सामान लेकर के आते हैं और पैकेट बाहर, तो उसको बाहर छोड़ते हैं। उनके जाने के बाद में आप दरवाजा खोल करके सामान अंदर कर लें जो इस टाइप का सामान है। तो इन चीजों का हमको खास ख्याल रखना है। अगर हम बाहर गए हैं तो घर में आने के बाद में क्राउडेड प्लेस में गए हैं,
वर्क प्लेस में जहाँ पे कई लोग हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं या फ्रंट लाइन वर्कर हैं, आने के बाद में हाथ पैर मुंह एटलीस्ट धो करके कपड़े जरूर चेंज कर लें। तो इन चीजों का हमको खास ख्याल रखना है टू रिड्यूस दिस। घर में अगर एल्डरली लोग हैं और कोमॉर्बिडिटीज वाले हैं तो अगर घर में भी मास्क पहन कर रहें तो बेटर है, थोड़ा डिस्टेंस उनसे मेंटेन करके रहें तो बेटर है। अगर उनको अलग खाना खिलाएं, हम लोग अलग खाना खाएं तो बेटर है, ताकि मास्क दोनों का इकट्ठे ना निकले। एट अ टाइम एक ही जने का मास्क निकला होगा अगर खाना अलग अलग खाएंगे और डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। सेम कमरे में रह सकते हैं, थोड़ी दूरी पर रहें तो आप बात कर सकते हैं एल्डरली पेरेंट्स से और कोमॉर्बिड पेशेंट से, लेकिन फिर भी थोड़ा एक मास्क एटलीस्ट दोनों के बीच में रहता है। जी डॉक्टर अपर्णा, आप पूरी दुनिया को पता है कि 90% जो मामले हैं, जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं, वो घर पर रहकर ही ठीक हो जाते हैं। ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना हॉस्पिटल में भर्ती करने की। पर फिर भी जो लोग घरों में अलग रहकर, यानी जिसे होम आइसोलेशन में इलाज करवा रखे हैं, उनके सामने भी सबसे बड़े और बहुत से सवाल होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये रहता है कि आखिर उनका होम आइसोलेशन कब खत्म होगा, ये बहुत जानने की जरूरत है। होम आइसोलेशन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अब बहुत क्लियर हैं, लास्ट वेव से कम कर दी गई है। अभी जिस दिन से आपको पहला जो भी सिम्टम हुआ हो, इट मे बी फीवर, इट मे बी सोर थ्रोट, जुकाम, गला खराब, जो भी पहला सिम्टम आपको हुआ है उससे 10 दिन। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी के कांटेक्ट में आए हैं और आपने जांच करवाई है और वो पॉजिटिव आई है रिपोर्ट, तो जिस दिन आपने सैंपल दिया था टेस्टिंग के लिए वो दिन पहला दिन माना जाएगा। उससे 10 दिन तक आप अपने आप को घर में आइसोलेट करके रखिए। और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक रहे हैं तो 10 दिन के बाद आप सबसे नॉर्मली मिल सकते हैं, प्रोवाइडेड बुखार खत्म हुए को कम से कम 3 दिन हो गए। जी डॉक्टर अपर्णा, फिर यहाँ पे एक सवाल मन में आता है कि होम आइसोलेशन का आखिर मतलब क्या है? क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या सावधानियां हैं, किस तरह से मुझे अपने आप को अलग रख के अपने परिवार को और समाज को बचाना है? एक कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें हम अलग रह सकें। जो पेशेंट है कोविड का, साथ में एक बाथरूम अलग होए तो दैट इज आइडियल फॉर होम आइसोलेशन। सिम्टम या तो वो एसिम्प्टोमेटिक होए टोटली या मिनिमल सिम्टम्स होए। माइल्ड सिम्टम्स का मतलब या बुखार, चिल्स, हेडेक, बॉडी एक्स या गला खराब, नजला जुकाम, हल्की खांसी। अगर मरीज को सांस की तकलीफ है या छाती में दबाव है या उनको सेंसोरियम ऑल्टर्ड है तो वो होम आइसोलेशन में नहीं रह सकते। अगर उनको कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी है, हार्ट डिजीज है, लंग डिजीज है, किडनी डिजीज है, लिवर डिजीज है, या कैंसर के मरीज हैं, या कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जो इम्यूनिटी सप्रेस करती है, या इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज और कोई भी है, तो उनको अपनी जांच एक बार जरूर करवानी चाहिए डॉक्टर से। और डॉक्टर का डिसीजन होगा कि वो होम आइसोलेशन कर सकते हैं कि उनको अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। तो एक बार चेकअप उनका हो जाए, अगर डॉक्टर बोलते हैं कि आप होम आइसोलेट कर सकते हैं तो वो होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। होम आइसोलेशन में रहें तो कुछ चीजें उनको ध्यान में रखनी है। एक तो केयर टेकर जरूर होना चाहिए घर में, जो आपकी हेल्थ कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सके। ऑन फोन में आपसे टच में रह सकते हैं और डॉक्टर के टच में रह सकते हैं। सेकेंड, आप अपना टेम्परेचर रेगुलरली मॉनिटर करिए। पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन रेगुलरली मॉनिटर करिए। एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें आपको जो भी सिम्टम्स हैं, कोई नया सिम्टम आया, डेट वाइज चार्ट बना लीजिए 10 दिन का। जो नया सिम्टम आया
जो पुराना सिम्टम है वो पहले से इम्प्रूव हुआ है या डिटीरियोरेट हुआ है, नया सिम्टम क्या आया है, टेम्परेचर, पल्स रेट एंड सैचुरेशन। पल्स रेट भी आपके पल्स ऑक्सीमीटर में आ जाता है। तो ये चीजें का अगर आप रेगुलर रिकॉर्ड रखेंगे और जो भी फोन पर जिस भी मेडिकल ऑफिसर के कांटेक्ट में रहते हैं उनको अपने रेगुलर चेकअप, अपने ये स्टेटस बताइए, तो वो आपको बताएंगे कि आपको अस्पताल जाने की जरूरत है कि नहीं। जी। कुछ चीजें हैं, अगर आपके सांस में तकलीफ हुई जो आप फील कर रहे हो, या सैचुरेशन डिप की 95 के नीचे, या सेंसोरियम ऑल्टर्ड है, या आपको बात करने में तकलीफ हो रही है, अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं बात कर पा रहे हैं, या चेस्ट में प्रेशर है, तो डेफिनेटली आपको अस्पताल जाने की जरूरत है। इमीडिएटली अपने मेडिकल ऑफिसर जो भी आपके कांटेक्ट में हो उनको बताइए, या ऐप के थ्रू आप हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट कांटेक्ट करिए और आपको हॉस्पिटल जाना जरूरी है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं है, आप एसिम्प्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आप घर के अदर मेंबर्स से कम कांटेक्ट रखें। खाना वो बना करके आपको दे सकते हैं, कमरे के बाहर एक स्टूल रख सकते हैं जिस पर वो खाना रख सकते हैं। अगर आप मोबाइल हैं, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक हैं और क्षमता है सब अपने आप करने में, तो अपने कमरे की देखरेख, सफाई अपने आप खुद करें। और खाने का जैसे बर्तन उन्होंने रखा है, आप खाना खा करके या तो डिस्पोजेबल्स रख सकते हैं और डिस्पोजेबल एक अलग डस्टबिन में डालते जाएं, या फिर बर्तन रख सकते हैं जिसको आप अंदर अपने बाथरूम में क्लीन कर सकते हैं साबुन से, और उसको फिर रीयूज के लिए एक बकेट आप साबुन के पानी की कमरे के बाहर भी रख सकते हैं, जिसे आप अंदर वॉश करके फिर उसमें डाल दीजिए, ताकि जो घर वाले उसको दोबारा किचन में लेकर के जाएं, उनको भी उसमें कोई रिस्क नहीं हो इन्फेक्शन का। तो जो इंसान अपने आप को खुद मॉनिटर कर सकते हैं वो इस प्रकार से अपना ख्याल रख सकते हैं। जी। चार्ट, मॉनिटरिंग ऑफ टेम्परेचर, पल्स, ब्रीदिंग, सिम्टम्स, और अपने कमरे की डिसइंफेक्शन, अपने एक सैनिटाइजर रख लीजिए जिससे आप कमरे में जो टेबल टॉप्स और ये सब हैं आप फ्रीक्वेंटली डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। अपने कपड़े खुद धो सकते हैं बाथरूम में, उसका भी प्रोविजन है। नहीं कर सकते हैं तो साबुन के पानी में बकेट में डाल के रख दीजिए, जो आधे 1 घंटे के बाद में केयर टेकर उसको वॉश कर सकते हैं विद मास्क एंड ग्लव्स। जी। डॉक्टर अपर्णा, अगर किसी घर में, किसी परिवार में एक से ज्यादा मरीज कोरोना से अफेक्टेड हैं, तो क्या वो दोनों मरीज एक ही कमरे में रह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रह सकते हैं, और दोनों शेयर कर सकते हैं रूम। पर्सनल बिलोंगिंग्स अपनी अलग रखें तो बेटर है, लेकिन बाकी दोनों अगर अफेक्टेड हैं तो दोनों बिल्कुल शेयर कर सकते हैं, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। जी डॉक्टर, ऐसे में थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं कोरोना को चेक करने के लिए, तापमान और ऑक्सीजन चेक करने के लिए, क्या दोनों को अपने अलग अलग लेने होंगे या एक ही इस्तेमाल कर सकते हैं? कि अलग अलग रहे तो बेटर है, लेकिन एक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर दोनों ग्रसित हैं। थर्मामीटर हम जब भी यूज करते हैं उसके बाद उसको साबुन के पानी से धोना अनिवार्य है, इवन नॉर्मल नॉन कोविड पेशेंट्स में। तो जब भी हम उसको दूसरे मरीज में यूज कर रहे हैं तो आपने अगर वॉश कर लिया तो सेम थर्मामीटर दोनों मरीज यूज कर सकते हैं आफ्टर वॉशिंग विद सोप एंड वाटर। जहां तक पल्स ऑक्सीमीटर दोनों के शेयर करने की बात है, आप अपनी फिंगर डिसइंफेक्ट करके उसको सैनिटाइजर यूज करके उसके बाद फिंगर उसमें डालें, एक बार जब क्लीन हो जाए उसके बाद में दूसरा भी यूज कर सकता है जी। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों इन्फेक्टेड हैं, इसलिए रिस्क ऑफ वायरल ट्रांसमिशन उनमें उसका हमको डेंजर नहीं है क्योंकि दोनों इन्फेक्टेड हैं। जी। डॉक्टर अपर्णा, आइसोलेशन खत्म होने के बाद भी क्या वायरस ट्रांसमिट हो सकता है? अगर आप एसिम्प्टोमेटिक या माइल्डली सिम्प्टोमेटिक हैं तो स्टडी से ये पाया गया है कि मैक्सिमम वायरस की इन्फेक्टिव स्टेज इज 7 days।
जी। तो 7 डेज का हम लोग ऑलरेडी उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तभी 10 दिन बोल रहे हैं कि 10 दिन होम आइसोलेट करें। तो उसके बाद वायरल ट्रांसमिशन के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए नई गाइडलाइंस के हिसाब से आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं है। फॉर यू टू कम आउट ऑफ होम आइसोलेशन दोबारा टेस्टिंग की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी। डॉक्टर अपर्णा, हम इस पे चर्चा अपनी जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता अपने सवाल के साथ जुड़ चुके हैं। मोरैना से हरविलास सिंह तोमर। तोमर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार। मेरे सर आज 2 प्रश्न हैं। जी कहिए। पहला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे मास्क लगा सकते हैं, साबुन से हाथ भी धो सकते हैं, लेकिन साथ साथ खेलते हैं, तो ऐसे में घर वालों क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी। और दूसरा सवाल सर ये है कि मेरा नाती 5 वर्ष का है और आज उसकी शाम के समय आंख लाल हो गई है, उसके बारे में क्या मेडिकल सहायता लेनी चाहिए? जी डॉक्टर, 2 प्रश्न हैं इनके। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे साथ साथ खेलते हैं, हालांकि सावधानियां बरत रहे हैं, इसके बावजूद भी ये जानना चाहते हैं कि और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बच्चों को साथ साथ खेलना अवॉइड करना चाहिए इस टाइम में, और स्पेशली गांव में अगर केसेस हो रहे हैं तो ये अवॉइड करना चाहिए। वो मोबाइल के जरिए एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं और कंप्यूटर के जरिए खेल सकते हैं, तो वो अपनाएं तो बेटर है। जी। अगर गांव में केसेस नहीं हो रहे हैं तो बच्चे ओपन एयर में मास्क पहन करके ऐसे गेम्स खेल सकते हैं जिसमें दूरी बनाए रखें। जो 2 गज की दूरी पर एटलीस्ट बैठ करके जो खेल खेल सकते हैं वैसे वाले खेल खेले तो बेटर है। डॉक्टर अपर्णा, इनका अगला प्रश्न था, इनकी नाती है 5 वर्ष की, उसकी आंखें हैं जो लाल हो रखी हैं, तो इन्हें क्या डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए? जी, अगर दोनों आंखें लाल हो रही हैं तो बिल्कुल आपको सलाह लेनी चाहिए। अगर एक आंख लाल हो रही है, उसमें दर्द नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है और कुछ आंख में पड़ गया हो, अगर ऐसी चीज है तो आप वेट कर सकते हैं। अगर इम्प्रूव कर रही है, अगर तकलीफ बढ़ रही है तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए। और अगर नाती को और कोई सिम्टम्स डेवलप होते हैं जैसे बुखार, खांसी, नजला जुकाम, सिर में दर्द, तो डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करिए। जी। हमारे अगले श्रोता हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी सर जी, बहुत बहुत नमस्कार पहले आपको। जी नमस्कार। जी, मैं मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश सीतापुर से। जी कहिए, क्या सवाल है आपका? जी, ये जानना चाहते हैं सर, जैसे अब मतलब ये कोरोना वैक्सीन के जो टीके लग रहे हैं, तो जैसे जिसको टीका लग जाएगा एक बार, जैसे उसको लग जाएगा, मुझे लग गया, तो क्या भविष्य में इस मतलब कोरोना का कोई खतरा रहेगा कि नहीं रहेगा? जी डॉक्टर, इनको कोरोना का वैक्सीन लग चुका है, अभी जानना चाहते हैं कि आप भविष्य में भी इनको कोरोना का कोई खतरा रह सकता है या नहीं रह सकता? जी, अगर आपको एक शॉट लगा है कि दोनों शॉट लगे हैं? इन्हें शायद अभी पहला ही शॉट लगा है। ठीक है, पहले शॉट के बाद में 2-3 हफ्ते के बाद में आपकी एंटीबॉडी लेवल्स आर एक्सपेक्टेड 30 से 35% लोगों में, तो आपकी प्रोटेक्शन बाकी लोगों के जिनको एक भी शॉट नहीं लगा उससे बेटर है, लेकिन अभी भी सिर्फ 30 से 35% है। दोनों शॉट लगने के, दूसरे शॉट लगने के 2 हफ्ते बाद आपकी प्रोटेक्शन जो अभी के वैक्सीन्स हैं हमारे भारत में जो दोनों दे रहे हैं उसमें 78 to 81% प्रोटेक्शन है। इसका मतलब कि 20% चांस अभी भी आपको है कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है, तो आपको सारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी मेंटेन करना है। हैविंग सेड दैट, जो 20% जो चांस है कि आपको कोविड हो सकता है, उसमें भी आपकी एडिशनल प्रोटेक्शन ये है कि आपको सिवियर कोविड के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए वैक्सीन 80% सेकेंड शॉट के बाद, सेकेंड शॉट के 2 हफ्ते के बाद आपको 80% चांसेस हैं कि कोरोना नहीं होएगा।
और अगर होएगा तो सिवियर नहीं होगा और आपको अस्पताल में दाखिले की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इट इज नॉट 100% प्रोटेक्शन, इसलिए आपको सारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा मेंटेन करना है टिल द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स, जब 70% के करीब लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएं, तब तक एटलीस्ट आपको ये मेंटेन करना है। कार्यक्रम में हमारी अगली श्रोता है बलरामपुर से रिंकी तिवारी। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए नवीन सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नवीन सर नमस्कार। नमस्कार। और डॉक्टर सर या मैम कोई भी हो तो मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार। क्योंकि सर आपका प्रोग्राम आज हम सुन नहीं पा रहे, क्योंकि आज संडे और जो ये मतलब शनिवार होता है 2 दिन आपके यहाँ से कोई दूसरा प्रोग्राम आता है, संगीत अखिल भारतीय प्रोग्राम आता है, तो हम सुन नहीं पा रहे, इसलिए क्षमा चाहेंगे। तो सर हम अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जैसे सर कोई जैसे दिमाग से अक्षम हो या फिर वो नहीं जा सकते हैं शहर में वैक्सीन लगवाने, क्योंकि गांव वाले शहर में नहीं जा सकते, तो सर क्या गांव में ऐसे कोई कैंप वगैरह नहीं लगाया जा सकता जिससे उनको भी वैक्सीन लग जाए? इस पे आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अपर्णा। अभी तक नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज की जांच कर रही है कि जो भी डिसेबल्ड हैं या जिनको कोई भी डिसेबिलिटी है, मेंटल या फिजिकल, प्लस एल्डरली, जो ज्यादा नहीं जा सकते बाहर, उनको घर के पास ये उपलब्धि हो वैक्सीनेशन की। तो इस चीज की जांच हो रही है। हो सकता है गांव में भी ये फैसिलिटीज आ जाएं, तो इस चीज की गवर्नमेंट। इस समय आप कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल, चर्चा में भाग ले रही हैं। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। इसके अलावा आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं और हम अपने सुनने वालों को बता दें कि आप हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं FM गोल्ड पर। और इस समय हम एक बार फिर आपको बता दें कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा चर्चा में भाग ले रही हैं। हमारे अगले श्रोता हैं गाजियाबाद से यामीन। कार्यक्रम में आपका स्वागत है यामीन। सर नमस्कार जी। क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं यामीन भाई रेडियो वाला गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं ये जानना चाह रहा था जी, जैसे कि एक ही व्यक्ति को 2 कंपनी का वैक्सीन लग सकता है क्या? जी डॉक्टर अपर्णा। हेलो, शायद डॉक्टर अपर्णा से संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे ही संपर्क होगा हम तुरंत आपको इसका जवाब देंगे कि क्या आप 2 वैक्सीन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। इस बीच हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर बता दें कि देश भर में इस समय कोविड की जो स्थिति है वो करीब 90.8% हो चुकी है। जो स्वस्थ होने की दर है वो बढ़ चुकी है। कोरोना के जो नए मामलों की तुलना में कोरोना से ठीक होने वालों की जो संख्या है वो भी बढ़ गई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 956 नए मरीजों का पता चला है और इन्हें मिलाकर अब दिल्ली में जो संक्रमित व्यक्तियों की कुल जो संख्या है वो 14,24,000 हो गई है। और दिल्ली सरकार के अनुसार कोरोना वायरस के अब तक कुल 13,87,000 से अधिक व्यक्ति जो हैं वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर का पीक भले ही गुजर गया हो, लेकिन श्रोताओं खतरा अभी बिल्कुल भी नहीं टला है और पिछले कुछ समय से बच्चों में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। सरकार ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, गाइडलाइन जारी की है। इस बीच एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं डॉक्टर अपर्णा से। डॉक्टर अपर्णा, यामीन हमारे एक श्रोता थे, वो जानना चाहते थे कि अगर किसी व्यक्ति को पहली और दूसरी जो डोज है वो अलग अलग कंपनी के वैक्सीन की लगी हैं तो क्या उसको खतरा हो सकता है क्या? देखिए, कोरोना का खतरा तो नहीं होना चाहिए। बाकी एंटीबॉडी लेवल्स कैसे बिहेव करेंगी उसकी अभी स्टडीज यूके में चल रही हैं। हमारे पास अभी इसके बारे में नहीं कह सकते जी। लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि सेम ही वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं। अगर गलती से लग गई हो दोनों अलग अलग डोज, जैसा कि अखबार में आया है कि कुछ लोगों का हो गया है ऐसा, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि सेकेंड शॉट के 4 हफ्ते बाद आप अपने एंटीबॉडी लेवल्स टेस्ट करवा लें
अगर वो एडिक्वेट हैं तो फिर चिंता की बात नहीं है। गाइडलाइंस आ जाएंगी कुछ दिन में, जो यूके में रिसर्च हो रही है उसके बेसिस पर, और अगर एंटीबॉडी लेवल्स कम है तो भी रिपोर्ट की वेट करके उस हिसाब से एक्ट कर लें। जी, आइए अब सीधे छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। वहां के बिलासपुर से आशीष गुप्ता हमसे जुड़ चुके हैं। आशीष जी, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा 2 सवाल है सर, और दोनों सवाल का उत्तर चाहिए था सर। जी कहिए। सर मेरा पहला सवाल ये था सर, मेरे को 45 से 50 रोज हो गया मेरा स्मेल टेस्ट, क्या वापस आएगी या नहीं आएगी? और दूसरा सवाल है सर, क्या मैं इनकी अभी जो न्यूज में सुना था कि जिंक की दवा लेने से क्या इसके ब्लैक फंगस हो रहे हैं, क्या है सर? जी डॉक्टर, ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जिंक की जो दवा ले रखे हैं उससे क्या कोई कॉम्प्लिकेशन हो रखे हैं? देखिए, पेपर में व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है कि लोग ज्यादा जिंक ले रहे हैं, और ये जो ब्लैक फंगस की जिसकी बात कर रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस, जिंक उसके न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। अभी हम स्टडीज इस पर कर रहे हैं कि क्यों ब्लैक फंगस इस वेव में ज्यादा हो रहा है। हमको अभी पूरे रीजंस नहीं मालूम है, लेकिन एक्स्ट्रा कोई भी चीज नुकसानदायक है। जो लोग प्रिवेंशन के तौर पर जिंक ले रहे हैं, बहुत सारी विटामिन डी ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, मल्टीविटामिन ले रहे हैं, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर आर नो स्टडीज जो ये कहते हैं कि ये चीजें प्रिवेंट करती हैं। तो हमको एक्सेस सब चीजें अवॉइड करनी है। जी डॉक्टर, अब ब्लैक फंगस की बात चली है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे कोरोना से पीड़ित हुए थे, क्या उनको भी ब्लैक फंगस होने की संभावना है? देखिए, ब्लैक फंगस अभी ज्यादा क्यों हो रहा है वो नहीं कह सकते हैं, बट डायबिटिक्स में इसके चांसेस ज्यादा हैं। पहले भी नॉन कोविड टाइम्स में भी हम लोग ओकेजनली पेशेंट्स देखते थे ये ब्लैक फंगस के डायबिटिक पेशेंट्स में, क्योंकि वो इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं। आजकल कोविड में स्टीरॉइड्स काफी यूज हो रहे हैं जिनको ब्रेथलेसनेस है, तो कुछ पेशेंट्स को जरूरत है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि कई पेशेंट्स जिनको जरूरत नहीं भी है वो भी स्टीरॉइड्स ले रहे हैं। कई अपने आप ले रहे हैं, कई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर ले रहे हैं जिनको नहीं जरूरत है। तो इनिशियल फेज ऑफ इन्फेक्शन में स्टीरॉइड्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो कोविड को बढ़ाता है। सिर्फ जिसकी सैचुरेशन कम हो रही है उन पेशेंट्स में स्टीरॉइड्स की जरूरत है फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं कि 10 दिन से ज्यादा स्टीरॉइड्स की जरूरत नहीं है। ऐसा पाया गया है कि कई लोग जिनको सीवियर कोविड हुआ है उनमें स्टीरॉइड्स 4-4 हफ्ते तक, 6-6 हफ्ते तक चल रहे हैं, वो हमको अवॉइड करना चाहिए। स्टीरॉइड से शुगर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और कंट्रोल करने में मुश्किल हो रही है। जिन मरीजों को जरूरत है स्टीरॉइड्स की उनको तो हमको देना ही है, लेकिन जिनको नहीं जरूरत है उनमें जितने जल्दी हो सके डॉक्टर की एडवाइस पर स्टीरॉइड को बंद करें। डॉक्टर अपर्णा, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी विशेष राय देने के लिए और सभी सवालों का जवाब देने के लिए, श्रोताओं की जिज्ञासा शांत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। कल एक बार फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।